एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका ये थर्ड पार्ट है, जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान का पेपर। और हम उसके बारे में देख रहे हैं आपकी सही सही आंसर की क्या होने वाली है। ठीक है, जो मोस्ट लॉजिकल मोस्ट सुटेबल आंसर की जो आपको बीपीएससी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, लगभग लगभग वैसी ही आंसर की आप ऑलरेडी पहले से देख के रख ले रहे हैं यहाँ पर। तो उसके पहले अगर आपने पार्ट नंबर सेकंड नहीं देखा है तो उसको आप जरूर मजीद कर लें, उसको आप देख लें ध्यान से। उसी के साथ साथ अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लें। अभी आप लोग के लिए देखिए 3.0 के लिए अच्छा पेपर था, इसलिए आप लोग के लिए देखिए यहाँ पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसका आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। तो उसके द्वारा आप पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 इस प्रकार से आगे आप जो है 3.0 से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको आप कंटिन्यूसली यहाँ पर देखते रहेंगे। और अगर आप 4.0 में बैठने वाले हैं तो भी आपके लिए उसको मदद होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 3.0 का थर्ड नंबर का पार्ट और हम चलते हैं सवाल के ऊपर। उससे पहले अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो अभी मत करिए, वीडियो देखिए पूरा अंत तक और उसके बाद फैसला कीजिए कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 132 क्या बोल रहा है, विच एरिक्सनियन स्टेज, अपनी ही अंग्रेजी बना के रखें बीपीएससी वाले इस बार, इन एरिक्सनियन स्टेज अलाइंस विद द फ्रॉइड्स लेटेंसी स्टेज इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या विच एरिक्सनियन स्टेज, अच्छा एरिक्सन की कौन सी स्टेज अलाइन करती है फ्रॉइड की लेटेंसी स्टेज के साथ। यानी कि जो आपको बताया है कि वो जो 8 स्टेजेस देखी है आपने पिछले वीडियो में, वो रट के रखना है, आपको याद करके रखना है। उसी के साथ साथ OAPLG। ठीक है, तो इस वाली स्टेज में कौन सा बोल रहे हैं यहाँ पे लिंक करेगा इसके साथ। तो यहाँ पे आपकी जो फोर्थ स्टेज आती है आपकी इंडस्ट्री इंफीरियरिटी वाली, वो यहाँ पर आपकी लिंक हो जाएगी। क्योंकि ये भी कौन सी होती है, ये भी होती है आपकी 6 वर्ष से लेके आपकी प्यूबर्टी तक। ठीक है, प्यूबर्टी तक रहता है आपका यहाँ पर 6 से 12 साल, लगभग लगभग इस प्रकार से 6 से 11 साल 10 साल। ठीक है, जो भी आपकी प्यूबर्टी हिट होती है वहां तक रहता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विच एरिक्सनियन स्टेजेस। थोड़ा सा देखिए इस सवाल में क्या किया है, इस सवाल के अंदर बीपीएससी ने चाहा है कि बच्चे क्या करें, बच्चे अपना दिमाग लगाएं। ठीक है, उनका जो है फॉर्मल ऑपरेशनल की जो स्टेज होती है, जहां पर आप लॉजिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थोड़ी बहुत कर पाते हैं, क्या वो बीपीएससी का ये बच्चा जो मनोविज्ञान का शिक्षक बनने वाला है वो यहाँ पे लगा पा रहा है नहीं, इस बात को जांच रहा है बीपीएससी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एरिक्सन की स्टेज को कंपेयर करने बोल रहे हैं किसके साथ, फ्रॉइड के साथ। ये क्या बात किसकी करते हैं, ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ये बात करते हैं किसकी, ये बात करते हैं आपके साइको सोशल डेवलपमेंट की। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये थ्योरी भी आनी चाहिए या ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, उसी के साथ साथ आपको ये जो है ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दोनों को आप लिंक करके जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इनके अंदर जो इंडस्ट्री और वॉली सवाल होता है वो आपका यहाँ पर फ्रॉइड के साथ फेलिक, सॉरी नॉट फेलिक, कौन सा पूछा है आपको यहाँ पर, वो वाली स्टेज जो पूछी है फ्रॉइड की लेटेंसी वाली, वहां से आपको ये लिंक करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बीपीएससी इस प्रकार के सवाल आपको लेके आया है, आगे भी इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो होगा ही नहीं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट भी नहीं होगा। आपको बताया है TM इस प्रकार से निमोनिक बताया था एक नेट वालों को, तो वो आपको जो है ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको इस प्रकार से निमोनिक को आपको ध्यान रखना है। अगर नेट के फ्री वीडियोस देखें तो आपको बन जाएगा वहां से। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 131। क्या ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, यस दोनों के बारे में है, एरिक्सन के बारे में भी है, फ्रॉइड के बारे में भी है, लेकिन आपको क्या करना है, अब आपको लिंक करना है। ठीक है, सारे के सवाल एनसीईआरटी से मिलेंगे, 17 देख लिए थे हमने अप्रोक्सीमेटली, ये आपका 18 हो गया। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, लिंक करना है। ये आपका डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, आपको इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन अ फेमस बुक एंटाइटल्ड चूजिंग अ वोकेशन। ठीक है, अब इस प्रकार के सवाल देखिए, ये इस प्रकार के सवाल किसी भी परीक्षा में क्यों सेट किए जाते हैं, ये सेट किए जाते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इसको गलत करेंगे। ठीक है, इसके सही करने की संभावना, ठीक है किसकी है, लगभग लगभग आपको सही करने की संभावना यहाँ पे 0% है, अगर कोई पढ़ के नहीं गया है तो। ठीक है, और पढ़ के जाना ये भी थोड़ा मुश्किल बात है कि ऐसी कितनी किताबें लिखी गई हैं साइकोलॉजी के अंदर, आप किस किस को पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों के लिए आपको बताया है ऑलरेडी, परेशान नहीं होना है और ना करना है दूसरों को। ठीक है, परेशान नहीं होना है कि हमको ये सवाल नहीं बन रहा, अरे आपको बाकी के सवाल है, ये सवाल गलत कर रहे हैं आप, ये सवाल गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जो आप आसान वाले सवाल है उनको आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो चूजिंग अ वोकेशन किसकी पुस्तक है, यहाँ पर ये दी गई है पुस्तक यहाँ पर फ्रैंक पर्सन्स की। ठीक है, इनकी पुस्तक यहाँ पे दी गई है चूजिंग अ वोकेशन। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार के सवाल आपको आगे भी मिलेंगे, जहां पर वो किसी भी पुस्तक का उठा के कहीं से भी नाम पूछ देंगे आपसे और आपसे वो नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ तुक्के में आप सही कर लें, किस्मत से आपका सही हो जाए वो अलग बात है, बट कोई यहाँ पे इस चीज को पढ़ के जाए ये थोड़ी संभावना कम हो जाती है। हाँ, अगर वहीं पर देखिए अगर पूछा होता फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको बनना चाहिए गार्डनर के द्वारा दी गई है पुस्तक है आपको। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। इस प्रकार के सवाल देखिए जो पुस्तक के बारे में वो तो बनना ही चाहिए आपसे, लेकिन आप हर पुस्तक पढ़ के जाएं ये संभव नहीं है इस सृष्टि के अंदर। आगे देखिए अगला सवाल बात करते हैं, बहुत ही खराब
स्थिति है यहाँ पे, सवाल देख नहीं रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कंसिडर द, मतलब सिंपली आपका सवाल यहाँ पर है असर्शन और रीजन के बारे में। क्या बोल रहा है देखिए, द कूडर रिचर्डसन टेक्निक मिटिगेट स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इश्यूज, यानी कि स्प्लिट हाफ द्विविभाजक जो आपका होता है अंतर विश्वसनीयता, उसके बारे में बोल रहे हैं कि मिटिगेट करता है कूडर रिचर्डसन। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके अंदर हमको क्या करते हैं, हाफ टेस्ट लेके हमको करना पड़ता है, इसके अंदर हम सीधा सीधा कर सकते हैं लगा के वहां पर, तो ये सही बात है, ए बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है, रीजन बोल रहा है दिस टेक्निक इवेलुएट्स रिलायबिलिटी इन टेस्ट विद डाइकोटोमस आइटम्स स्कोर्ड एज 0 और 1, ठीक है, ये भी सही बात है, दोनों सही बात है। तो इस प्रकार के सवालों में देखिए अब ए बी इसमें से जो आयोग है वो यहाँ पे आपको कुछ भी आंसर दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, क्योंकि सवाल जो है इस प्रकार से यहाँ पर सेट किया हुआ है, ठीक है। देखा जाए आंसर लॉजिकली आपको यहाँ पर बी देना चाहिए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस वजह से करता है, ऐसा नहीं, अनेक वजह और भी हैं, ठीक है, लेकिन अब वो किस प्रकार सेट कर रहे हैं वो उनके ऊपर है, उन्होंने किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सवाल यहाँ पर दिया है वो यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट ध्यान रखें, यहाँ 4.2 के लिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और यहाँ पर देखिए आपको एक सवाल देखने मिला अभी किसके बारे में, असर्शन और रीजन के बारे में आपको सवाल देखने मिला, यानी कि अब सवालों का जो पैटर्न है वो भी अब नए पैटर्न का आपको देखने मिलेगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स अभी तक देखने नहीं मिला है इस पेपर में, लेकिन आपको बाकी मैच द कॉलम वगैरह बाकी सब उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 127, इन क्लासिकल कंडीशनिंग कितनी बार बताया है आपको, एनसीईआरटी में यूसी यूएस यूआर वो सब दिया हुआ है, वो पढ़ना है आपने अच्छे से। यूसीआर के बारे में, द अनकंडीशन रिस्पॉन्स यूसीआर, ये क्या होता है, द रिस्पॉन्सेज दैट अकर नेचुरली टू द अनकंडीशन स्टिमुलस, द लर्न रिस्पॉन्स टू कंडीशन स्टिमुलस, द इनिशियल कंडीशन स्टिमुलस, नहीं यहाँ पे सही मार्क किया यहाँ पे, द रिस्पॉन्सेज दैट अकर नेचुरली टू अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। यूसीएस के लिए क्या आएगा, यूसीआर आएगा, और सीएस के लिए क्या आएगा, सीआर आएगा, हमेशा यही चिपका दीजिएगा, हमेशा इसी को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी और सी और डी और ई यहाँ पर नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स कैसा है यहाँ पर, नेचुरली यहाँ पर अकर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है बराबर से। आगे चलते हैं, सवाल को देखते हैं। यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है हमसे प्रोसीजरल मेमोरी, देखिए बोल रहे थे स्मृति पढ़ना है, कितनी बार आपको बोला है स्मृति के बारे में पढ़ना है। प्रोसीजरल मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, क्या स्टोर करती है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, मोटर स्किल एंड हैबिट एंड लर्न बिहेवियर, हाँ मालूम है मोटर स्किल की बात है, आपके जूते के फीते कैसे बांधना है, ठीक है, बाइक कैसे चलाना है आपने, इस प्रकार की जो बातें हैं कौन करती है, आपकी प्रक्रियात्मक स्मृति करती है, यानी कि प्रोसीजरल मेमोरी यहाँ पे करती है। डिक्लेरेटिव की यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं, दो प्रकार की होती है मुख्यतः, डिक्लेरेटिव यानी कि घोषणात्मक, और दूसरी होती है आपकी कौन सी, प्रोसीजरल यानी कि प्रक्रियात्मक। इसके अंदर आपकी मोटर स्किल आ जाएगी, है ना, आप किस प्रकार से स्विमिंग कर रहे हैं, किस प्रकार से डांसिंग कर रहे हैं, क्या आपकी हैबिट्स है, और लर्न बिहेवियर जो आपके होते हैं वो सब आपके इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। दूसरा देखते हैं, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, नहीं, सिमेंटिक मेमोरी की बात करेगा ये। पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑटोबायोग्राफिकल, नहीं, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। सही आंसर क्या होने वाला है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, मोटर स्किल हैबिट एंड लर्न बिहेवियर, ठीक है। तो अगेन देखिए एनसीईआरटी से सवाल नंबर 19 आपका यहाँ पर एनसीईआरटी से, ठीक है। 25-26 सवाल हम ऑलरेडी देख लिए यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, इन द स्टडी ऑफ साउंड परसेप्शन, अब देखिए ये सवाल जो है बाउंस बैक बाहर से आया हुआ है, बाहर से इन द सेंस लेवल अप कर दिया उन्होंने, नेट के लेवल तक पहुंच रहे हैं। इन द स्टडी ऑफ साउंड परसेप्शन which theoretical framework best elucidates the mechanism underlying the perception of medium pitched sound, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उनके पास दो ऑप्शन है, क्या देंगे उसको, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ वो जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे वो, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि वॉली थ्योरी भी बताती है हमको, प्लेस थ्योरी बताती है, फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल नहीं बताती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी थ्योरी तो बिल्कुल नहीं बताती है आपको। वॉली बताती है मॉडरेट टू आपके, सॉरी प्लेस बताती है आपके यहाँ पर मॉडरेट टू हाई के लिए, वॉली बताती है आपको इसी के बारे में कि आपको जो मीडियम पिच में मतलब किस प्रकार से होगा, या तो वो प्लेस थ्योरी देंगे या फिर वो डी देंगे, और वॉली भी उनके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है किस चीज को रेफर कर रहे हैं, क्या वो गूगल को रेफर कर रहे हैं, गूगल को रेफर नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है, तो गूगल को रेफर नहीं कर रहे हैं तो वॉली थ्योरी प्लेस थ्योरी दोनों ऑप्शन, राइट आंसर आपका जो होना चाहिए सही में वो आपका डी है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी बात करता है ये भी बात करता है, लेकिन उन्होंने किस पर्सपेक्टिव से सेट किया हुआ है आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। बीपीएससी में आपको इस प्रकार के सवाल मिलेंगे, इन द सेंस किसी भी एग्जाम में आपको इस प्रकार के सवाल देखने मिलते हैं जहां पर आपको मल्टीपल एमएसक्यू इस टाइप का दिया रहता है, तो ठीक है, वॉली थ्योरी प्लेस थ्योरी आपकी दोनों एक्शन में आएगी, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी की तो यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ये काम करती है किसके लिए, लो वाले के लिए खासतौर पे काम करती है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, परसेप्शन ऑफ मीडियम पिच्ड साउंड, ठीक है, तो मीडियम में आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अब यहाँ पर देखिए वो आंसर क्यों देंगे, वॉली और प्लेस दोनों के होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये थ्योरी बात करती है, ये थ्योरी बात करती है, आपका पेपर मान के चलिए इजी आया है, मीडियम आया है और डिफिकल्ट आया है, ठीक है। इसको अगर यहाँ पर देखें हम तो लो साउंड, मीडियम साउंड और हाई साउंड, ठीक है, तो इजी और लो आया है, यहाँ तो बिल्कुल समझ में आ गया, ये तो केस ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि आप मॉडरेट और डिफिकल्ट में कितना अंतर है, समझ रहे हैं आप यहाँ पर, मॉडरेट और डिफिकल्ट, किसी के लिए मॉडरेट वो डिफिकल्ट हो सकता है, या किसी के लिए जो है यहाँ पर मॉडरेट मीडियम पिच, किसी के लिए बहुत ही हाई पिच हो सकती है।
तो यहाँ पे एक फाइन लाइन नहीं है यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए प्रॉपरली, तो वो डी के साथ जाना चाहिए उनको, है ना। वैसे तो डी के साथ जाना चाहिए यहाँ पर, मोर देन वन ऑफ द अबव। लेकिन यहाँ पर प्लेस थ्योरी भी काम करेगी, वॉली थ्योरी भी काम करेगी, दोनों चीजें बात करती हैं इसके बारे में, ठीक है। ओके, तो इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। यहाँ पे खत्म हो गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सवाल और देख लिए, 26 6 32, और यहाँ पर हम 32 में से देखेंगे आप 19 सवाल आपके ऑलरेडी एनसीईआरटी से लिए गए हैं सारे के सारे, ठीक है। 19 सवाल तो आपको कंफर्म यहाँ पर बनने ही चाहिए कम से कम। यहाँ पर देखते हैं अब अगला सवाल, सवाल नंबर 126। इसको नहीं देखा है ना, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, यस यस, इसको नहीं देखा है, ओके। इसको देखते हैं। इन विद इन सब्जेक्ट डिजाइन, किसकी बात हो रही है, विद इन सब्जेक्ट डिजाइन की बात हो रही है। ईच पार्टिसिपेंट इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉपुलेशन। अरे ऐसे कैसे, रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉपुलेशन, ईच पार्टिसिपेंट इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉपुलेशन, ओके। इज एक्सपोज्ड टू मल्टीपल कंडीशंस इन अ रैंडम ऑर्डर, ओके। इज असाइन्ड टू ओनली वन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो यहाँ पे इज असाइन टू ओनली वन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ये तो बात बिल्कुल गलत है यहाँ पे। और उसके बाद देखिए, इन विद इन सब्जेक्ट डिजाइन, विद इन सब्जेक्ट डिजाइन ईच पार्टिसिपेंट इज रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉपुलेशन, इज एक्सपोज टू मल्टीपल कंडीशंस इन अ रैंडम ऑर्डर, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट दिया हुआ है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए था। इज रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, तो यहाँ पर आपका डी हो जाता सही आंसर, लेकिन ये तो नहीं होगा। फिर इज रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन से लेंगे विद इन सब्जेक्ट डिजाइन, पता नहीं कैसे सेट किया पेपर। ए देखिए यहाँ पर, इज एक्सपोज्ड टू मल्टीपल कंडीशंस इन अ रैंडम ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर, यस यस होगा आपका। इज एक्सपोज टू मल्टीपल कंडीशन इन रैंडम ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम उनको एक्सपोज कर सकते हैं, वो जो रिसर्चर कर रहा है उसकी मर्जी है, पहले ए कंडीशन देनी है, बी देनी है, सी देनी है, ठीक है। ईच इज एक्सपोज टू मल्टीपल कंडीशंस इन अ रैंडम ऑर्डर, ये होगा, और ये नहीं होगा, यानी कि ए और सी नहीं होगा। इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, इज एक्सपोज टू मल्टीपल कंडीशंस इन अ रैंडम ऑर्डर, ठीक है। इन विद इन सब्जेक्ट डिजाइन ईच पार्टिसिपेंट इज एक्सपोज टू मल्टीपल कंडीशंस इन अ रैंडम ऑर्डर, ये होना चाहिए मोस्ट लॉजिकल आंसर इसका। और डी भी दे सकते हैं, मे बी वो डिपेंड करता है। इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉपुलेशन, फ्रॉम अ डिफरेंट पॉपुलेशन नहीं, ठीक है। तो बी यहाँ पर मोस्ट लॉजिकल आंसर है यहाँ पर इसका। इज एक्सपोज टू मल्टीपल कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन में देते हैं हम, किसी भी ऑर्डर में चाहे तो दे सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। क्योंकि हम तभी विद इन इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमारे पास क्या है, बहुत सारी हमारे पास जो है कंडीशंस हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ही पार्टिसिपेंट को हम अलग अलग कंडीशंस में डालेंगे, और हमारी मर्जी है, हमको पहले करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो आपका यहाँ पर विद इन डिजाइन बन के निकल के आता है, ठीक है। तो बी होगा यहाँ पर इसका आंसर सवाल नंबर 126 का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा इज एक्सपोज टू मल्टीपल कंडीशंस इन रैंडम ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर में करेंगे तभी हमको यहाँ पर फायदा मिलेगा, बाकी सारी चीजें काउंटर बैलेंसिंग और वो सब करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर 120, अच्छा यहाँ पे है क्या 122 नहीं 125 देखते हैं पहले। द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एसेस, क्या एसेस करती है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बताया हुआ है, परीक्षण पुनर्परीक्षण, एक ही टेस्ट आज दे रहे हैं, अगला टेस्ट देंगे हम कब, 15 तारीख को। तो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ओवर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द सेम टेस्ट, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ए नहीं होगा, कुछ बच्चों ने यहाँ पे ए भी मार्क किया है, ए नहीं होगा क्योंकि अक्रॉस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेस्ट, अलग अलग फॉर्म नहीं है, फॉर्म ए फॉर्म बी उसकी बात नहीं हो रही है, एक ही टेस्ट को आप क्या कर रहे हैं 5 तारीख को लगा रहे हैं और उसके ऊपर आप 15 को लगा रहे हैं। एक्यूरेसी ऑफ स्कोर कंपेयर टू नोन क्राइटेरिया नहीं, यहाँ पे सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ओवर मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम टेस्ट। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए सवाल आपके जो थोड़े से हैं यहाँ पे टफ होना स्टार्ट हो गए, ये आपका जो है इन ये तो नहीं, ये तो आपका एनसीईआरटी है सीधा सीधा। बाकी सवाल देखिए यहाँ पर, ये जो है विद इन सब्जेक्ट डिजाइन टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ये जो कर रहे हैं थोड़ा सा लेवल हाई, मास्टर्स लेवल में आप पढ़ते हैं ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है किसी ने भी मास्टर्स में पढ़ा नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है वो अलग बात है, लेकिन मास्टर्स में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और आगे लग रहा है 4.0 में आपको क्या क्या और देंगे, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स वगैरह कर सकते हैं, एल्स आप एनसीईआरटी पीवाईक्यू आप पकड़ के रखिएगा, उसको मत छोड़िएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये सवाल तो आपको हर एग्जाम में मिलेंगे थोड़े से टफ, लेकिन आपको एनसीईआरटी पीवाईक्यू बार बार लगाना है, क्योंकि जो सवाल है आपका ये सब आपको ऑलरेडी 2.0 या 1.0 में कहीं तो भी पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनसाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंतर्दृष्टि की बात हो रही है, सडन रियलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस टुवर्ड्स सॉल्यूशन, रिलायंस ऑन एल्गोरिथम एंड ह्यूरिस्टिक्स नहीं, कुछ भी रिलायंस नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सी भी नहीं, बी भी नहीं, क्या होगा हमको यहाँ पर अचानक से हमको जो है आंसर की प्राप्ति होगी, सडन रियलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन हमको होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा, सडन रियलाइजेशन हमको होगा सॉल्यूशन का, इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी यहाँ पर बी सी डी कुछ भी नहीं होने वाला है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ठीक है।
ओके, अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ना इनसाइड में क्या होता है, कोदर ने बताया था बंदर वाली बात, इनसाइड मिलता है उसको। कोदर जो है बात करते हैं किसके बारे में, रीइंफोर्समेंट और लर्निंग की बात नहीं करते, वो बोलते हैं कि आपको क्या मिलता है, आपको इनसाइड मिलती है, आपको अंतर्दृष्टि मिलती है। अगला सवाल देखिए, द संक कॉस्ट फॉलेसी, ऐसी कितनी फॉलेसी हैं आप पढ़ेंगे लेकिन आपको नहीं बनेगा, क्योंकि वो पूछेंगे ही ऐसी फॉलेसी जो आपने नहीं पढ़ी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर ई नन ऑफ द अबव है। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में गूगल करके, बाकी आपको अगली बार ये देखने नहीं मिलेगा। कोई नई फेलोसी अगर डालनी होगी तो डाल देंगे, बाकी आप पढ़ सकते हैं, है ना। पढ़ने को हजारों फेलोसीज हैं, कितना पढ़ेंगे आप, एक सीमा तक आप पढ़ सकते हैं किसी चीजों को, ठीक है। 15-20 आपने पढ़ के रखना है, 15-20 में अगर आ गई तो ठीक है, एल्स आप तुक्का मारे, हो गया तो सही, बाकी आपके पास एनसीईआरटी और बाकी सारे सवाल आपके सामने पड़े हुए हैं। अभी देखिए, व्हाट रिसर्च डिड केटल यूज एक्सटेंसिवली इन हिज वर्क ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट, कुछ भी नहीं करना है इसको, आपको मालूम ही है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, फैक्टर यहाँ दिया हुआ है कारक, इतना भी अगर आपको मालूम है कैटल का 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है, तो क्या कर लेंगे आप इसका आंसर दे देंगे ए और आप पहुंच गए अपने आंसर तक। कोई बड़ा भारी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कुछ जानकारी प्राप्त नहीं करनी अलग से। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कैसे हो सकता है यहाँ पर, ये तो सवाल ही नहीं है, और केस स्टडी भी नहीं है। केस स्टडी में क्या करते हैं, आप एक सिंगल पर्सन को आप अध्ययन करते हैं पूरा डीप में, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, पूरा डीप में अध्ययन कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो जाता है, आप एक 0 वर्ष के बच्चे को करेंगे, फिर 2 वर्ष को, जब वही बच्चा 2 वर्ष का हो जाएगा, फिर जब वही आगे 4 वर्ष का, वही आगे 6 वर्ष का, वही आगे 10 वर्ष का, वही आगे जाके 12 वर्ष का और 16 वर्ष का, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज में उसको बच्चे का अध्ययन करेंगे। ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सेकंड भी नहीं है, ये भी नहीं है, सीधा सीधा नाम में है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, यानी कि कारक व्यक्तित्व 16। पर्सनैलिटी ट्रेट कैसे निकाला है उसने, फैक्टर एनालिसिस के माध्यम से यहाँ पर निकाला हुआ है, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखिए, द ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज। तनी रुकिए, यहाँ पर देखिए जरा, ओरल, एनल, लेटेंसी, फेलिक आपसे पूछा है स्टेजेस जमाने को। सवाल नंबर 101 पे जरा ध्यान लगाइए और बताइए आपने एग्जाम के पूर्व लगाया था या नहीं। अगर आपका आंसर गलत हुआ है तो सही हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको। लेकिन अगर आपने गलत किया है तो पीवाईक्यू कौन लगाएगा, हम लगाएंगे? नहीं नहीं, आप लगाएंगे। पीवाईक्यू इज द बॉस, ठीक है, पीवाईक्यू इज द बॉस। अभी इसको चलाएंगे, देखिए अभी कैसे कॉपी करते हैं आगे, ठीक है। पीवाईक्यू इज द बॉस, इसको आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज द ओडिपस कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस, ओरल, एनल, फेलिक। अभी ऑप्शंस को भी देखिएगा आप, आंसर क्या है, सी फेलिक स्टेज। यहाँ पर कब पूछा गया है आपको, टीआरई 1.0 में आपको ये पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट, बस फ्रॉइड नहीं लिखा है, बाकी सारा का सारा ऑप्शंस तक देखिए सेम है, ए बी सी डी ई। अब क्या चाह रहे हैं आप बताइए, आप नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा बताइए। फेलिक स्टेज यहाँ पे इसका सही आंसर है। पीवाईक्यू अगर आपने लगाया होता, आपको इस प्रश्न के अंदर 2 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेगा आपको। अगर आपने ओडिपस पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और फेलिक देख लिया, 2 सेकंड से भी ज्यादा आपको नहीं लगेगा समय। लेकिन कब, जब आपने रिवीजन किया हो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको एनएल लगेगा, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं करना है आगे आपको, ठीक है। ओके, अच्छे से पढ़ना है, पीवाईक्यू लगाना है, एनसीईआरटी करना है, बाकी सब तो ठीक ही है। Which of the following term refers to the process of activating a specific schema through exposure to related stimuli? ठीक है, कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जूम करेंगे इसको, दिख रहा है आपको शायद तक, ठीक है, हमको भी नहीं दिख रहा प्रॉपर, चश्मा लगाया है, बट ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, स्कीमा डीएक्टिवेशन, स्कीमा प्राइमिंग, कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब ये तो देखिए, आपको ये तो मालूम है ना कि कॉग्निटिव डिसोनेंस यहाँ पे नहीं होने वाला बिल्कुल भी। क्यों, यहाँ पे लियोन फेस्टिंगर बात कर रहे थे उसके बारे में, सोशल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लेकिन स्कीमा की बात हो रही है, स्टिमुली की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब क्या बच रहा है, स्कीमा डीएक्टिवेशन या स्कीमा प्राइमिंग, ठीक है। जब आप किसी स्टिमुली से संबंधित आप बार बार एक्सपोजर कर रहे हैं तो स्कीमा डीएक्टिवेशन तो नहीं होगा ना, बट ऑब्वियस सी बात है। तो अब आपके पास क्या बचता है, स्कीमा प्राइमिंग, और यही इसका सही आंसर है। स्कीमा प्राइमिंग कर देते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बी सही होगा या ई सही होगा। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और इस प्रकार से सोच रहे हैं आप, ठीक है, सी तो कंफर्म नहीं है, किसी हालत में नहीं है ना। ऊपर से कोई भी आ जाए तो भी यहाँ पे संभव नहीं है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस आंसर दे दे वो। अब बीपीएससी दे सकता है, बस उनके हाथ में पूरी पावर है, वो इसको मार्क कर सकते हैं। बट उसके अलावे आप देखें यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो किसी भी चीज को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। और सवाल में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग। जब सवाल में पूछ रहा है कि कैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, चाबी बंद करके, मतलब चाबी घुमा के तो बंद हो जाएगी गाड़ी। तो ये तो सवाल पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। स्कीमा प्राइमिंग यहाँ पे जो है, इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। इस प्रकार से भी अगर आपको सवाल नहीं बनता है तो आप दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हैं, इतना समय आपके पास मिलता है आराम से। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है द, ये गलत लिखा हुआ है, ये इसकी सही स्पेलिंग बता दें। द परसीवरेंस इफेक्ट होता है, ठीक है,
काफी ज्यादा मिस्टेक है इस पेपर के अंदर। परसिवरेंस होता है, प्रिजर्वेंस नहीं होता है, परसिवरेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, प्रिजर्वेंस लिखा हुआ है, परसिवरेंस होता है। और यहाँ पर देखिए ABCDE में से सारे आंसर जो है यहाँ पे मतलब गलत हैं। सही क्या है, अरे रिजिडिटी, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्या कर रहे हैं। रिजिडिटी इन बिलीफ, ठीक है, रिजिडिटी नहीं होता, रिजिडिटी इन बिलीफ होता है। लेकिन ये क्यों पढ़ पा रहे हैं, प्राइमिंग हो रही है यहाँ पर हमारी भी, ठीक है। रिजिडिटी इन बिलीफ यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रूप इफेक्ट, ऑटोमेटिक रीडिंग। रिजिडिटी इफेक्ट यहाँ पर है सही आंसर। द प्रिजर्वेंस नहीं है, परसिवरेंस है यहाँ पर, ठीक है। किसी चीज को आप प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पे, उसको दृढ़ता से आप कर रहे हैं। सही आंसर यहाँ पे सही होगा 122 नंबर सवाल का, अगर आपका ये वाला सेट रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए आपको 2 सवाल देखने मिले आपको, ठीक है। 20-22 तक आप पहुंच गए हैं, ठीक है। अब याद नहीं उतना कितना हो गया, लेकिन 20-22 सवाल आपके देखे तक एनसीईआरटी से देख लिए आपने। और अभी तक आपने देखे कितने सवाल हैं, काफी सारे देख लिए आपने, 30-35 कुछ सवाल देख लिए आपने इसके अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, एनसीईआरटी अभी भी किंग है और पीवाईक्यू जो है वो बॉस है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे, ठीक है। ये हमने देख लिया सारा कुछ, यहाँ पे सब आंसर मालूम पड़ गए आपको, ठीक है। ओके, ऐसे ही आंसर आपको बीपीएससी भी देगा जल्दी, उसका यहाँ पर वेट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे की ये यहाँ पे देखते हैं। अब अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये आपने गलत कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये बताइए गलत गलत कैसे कर सकते हैं आप यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस करेक्टली एक्सप्लेन्स द टर्म स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस। कौन सा बताता है आपको, कंटेक्चुअल बताता है आपको यहाँ पर, इसको हम प्रैक्टिकल भी बोलते हैं। ये देखिए आपका एनसीईआरटी से अगेन लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है, एनसीईआरटी से आपका अगेन लिया हुआ है। अब जरा यहाँ पर देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी है, क्या लिखा हुआ है, कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। आप गलत कर कैसे सकते हैं, किसने आपको ये सहूलियत दी है कि आप इसको गलत करें। कोई चांस ही नहीं है आपका इस सवाल को गलत करने का। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी है, यहाँ पर त्रिचापी सिद्धांत के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर स्ट्रीट स्मार्टनेस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस सेम एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई है यहाँ पर। कंपोनेंशियल नहीं होता है, क्रिएटिव नहीं होता है, कौन सा होता है यहाँ पर, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगेन आपका सवाल नंबर 21 आपके एनसीईआरटी से। ये देखिए अगेन ये सवाल आपके एनसीईआरटी से है। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। स्टर्नबर्ग कैसे मार्क कर सकते हैं आप, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, दास, मोर देन वन ऑफ द अबव। दास और नागलेरी ने किया है कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम के बारे में। यहाँ पर ये भी आपको जिस पेज में दिखाया है 12th क्लास की एनसीईआरटी, वहीं पर ये भी लगा हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, दास यहाँ पर, ठीक है। गार्डनर नहीं है, स्टर्नबर्ग नहीं है, दास यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए, बोल रहे हैं आपसे डिप्रेशन इज कॉज ड्यू टू लो एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेम मॉक टेस्ट में सवाल आपको ये कराया गया था, मॉक टेस्ट में जो 25 मॉक टेस्ट थे, सेम आपका कॉपी पेस्ट सवाल वहां से आया है। डिप्रेशन इज कॉज ड्यू टू लो एक्टिविटी ऑफ व्हाट, डोपामिन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन। सही आंसर क्या है आपका, सेरोटोनिन यहाँ पर है। ये भी कहाँ से है, आपके एनसीईआरटी से है। 21, 22, 23 सवाल और ये ऊपर का 24 सवाल कहाँ से है, ये 25 सवाल कहाँ से है आपके, अभी तक आपने देख लिए हैं 25 सवाल कहाँ से, सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी से, सीधा सीधा आपके डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं 25 सवाल, ठीक है। ये तो थोड़ा टफ सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेसेट्स ऑफ न्यूरोटॉक्सिज्म ऑफ रिवाइज्ड एनईओपीआईआर, उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसको जाने दीजिए फिलहाल। यहाँ पर देखिए डिप्रेशन इज कॉज ड्यू टू लो एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसके द्वारा पाया गया है, आपके पाया गया है यहाँ पर सेरोटोनिन के द्वारा, ठीक है। आप जाएंगे यहाँ पर डिसऑर्डर्स के बारे में आपको मिलेगा 12 चैप्टर में, वहां पर आपको देखने मिलेगा सेम ये। और ये नहीं करना चाहते मॉक टेस्ट में आप देखेंगे सेम सवाल आपको करने मिलेगा ये, डिप्रेशन इज कॉज ड्यू टू लो एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग सेरोटोनिन यहाँ पर, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। 4 डीज की बात करती है आपकी एनसीईआरटी, सेम यहाँ पे ये है, डिस्टर्बिंग यहाँ पे नहीं है। सही आंसर क्या होगा आपका, डिस्टर्बिंग यहाँ पर। डिसफंक्शनल की बात करता है, डेंजरस की बात करता है। सवाल में क्या पूछा है आपसे, नॉट के बारे में पूछा है आपसे, ठीक है। डिस्टर्बिंग यहाँ पर होगा इसका सही आंसर, सवाल नंबर इसका, ठीक है। ये देखिए चैप्टर नंबर 4 डीज की बात कर रहा है। डिसफंक्शन, डिस्ट्रेस देख लिया आपने, और डेंजर और डेवियंस ये दोनों हैं। लेकिन आपने कहा वहां क्या लिखा है, डिस्टर्बिंग लिखा हुआ है, डिस्ट्रेसिंग की जगह डिस्टर्बिंग लिखा हुआ है, वो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी से 25 सवाल आपने देख लिए हैं ऑलरेडी। ये देखिए एक और सबूत यहाँ पर, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम यहाँ पर किसके द्वारा है, दास एंड नागलेरी हैव आल्सो डेवलप्ड द बैटरी, ठीक है। चैप्टर 1 देखिए आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी, सारा सवाल एनसीईआरटी से है। ये जो आपके सामने इतने पन्ने थे ना,
9 चैप्टर प्लस 9 चैप्टर, पूरा खेल यहीं पर समाप्त हो जाता है अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, हमारे वीडियोस देख लिया और पीवाईक्यू लगा लिया तो। यहाँ पर देखिए, डिप्रेशन इज कॉज ड्यू टू लो एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग: डोपामिन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन। यहाँ पर देखिए, डिप्रेशन टू लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन साफ साफ लिखा हुआ है। आपको हमेशा बताया हुआ है कि जो लास्ट में एंड होती है चीजें, उनको आपको अच्छे से देना है। ठीक है, हमेशा सवाल कहाँ से बनता है? मोस्टली जहाँ पे लास्ट में लाइनें एंड हो रही है वहां से सवाल आपका बनता है। क्या आंसर सही है? डिप्रेशन टू लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यानी कि एक चैप्टर के ही 2 जगह से आपको है सवाल पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पर आप ये दिया हुआ है यहाँ पर। और कुछ पूछा है क्या? नहीं, फिलहाल के लिए इतना ठीक है। अब ये सवाल देखिए 113 नंबर का, रिलेशनल स्टाइल, एनालिटिकल स्टाइल। उससे पहले देखिए ये चीज, लर्निंग स्टाइल्स, रिलेशनल स्टाइल और एनालिटिकल स्टाइल। अब बताइए कौन पढ़ेगा ये? अब पकड़ लिया ना आपने अपना माथा कि अरे सर ये तो बॉक्स में दिया हुआ है। बॉक्स ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया है। बॉक्स की चीजें, जो चीजें ब्लैक में होके रखी है और जो चीजें आपके लाइन के एंड में आपको देखने मिलती है, वो आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। पूरी बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये है। इसी पे एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाएंगे आगे जाकर, लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझना है आंसर कहाँ पे है। एग्जिबिट इंट्यूटिव थिंकिंग, एग्जिबिट सीक्वेंशियल एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, सब लाइन से लाइन दिया हुआ है। रिलेशनल स्टाइल, एनालिटिकल स्टाइल, है ना। इस बार देखिए उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा, आपसे ये पूछ लिया लर्निंग स्टाइल्स के बारे में। ठीक है, आगे आप तैयार रहे। इसके नीचे जो 4 पन्ने दिए हुए हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये पूछ रहे थे अभी तक। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ लेंगे। बॉक्स से सवाल देखिए उठाया उन्होंने यहाँ पर, लर्नर की लर्निंग स्टाइल्स, अधिगम की शैलियाँ किस प्रकार से होती है, वहां से आपको सवाल दिया हुआ है। अभी आपको दिखाया था एग्जिबिट इम्प्रोवाइजेशनल एंड इंट्यूटिव थिंकिंग। इंट्यूटिव थिंकिंग किसकी बात करती है? स्टाइल मैचेस स्कूल एनवायरनमेंट, ओरिएंटेड कंसर्निंग एकेडमिक्स, फोकस ऑन डिटेल। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग 2 के साथ आपका 4 जाएगा। आपका आंसर निकल आया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, धुंधला धुंधला है काफी कुछ। ठीक है, तो 2 के साथ 4 मैच करके आप बाकी का भी देख लेंगे, बाकी आप जो है किताब से पढ़ लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। और एक बार आपके पास आंसर किया जाए तो उसको आप एक बार अच्छे से देख लें कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए हमने यहाँ पे इसको समाप्त किया। और अभी तक आपने जितने भी सवाल देखे उसमें से आपने 25 सवाल देखे हैं कहाँ से? 25 क्वेश्चंस आपने देखे हैं कहाँ पे मिनिमम, है ना। ऊपर ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 25 क्वेश्चन आपने देखे हैं डायरेक्ट कहाँ से आए हुए हैं? डायरेक्ट आए हुए हैं आपके एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, उनको मालूम नहीं है कौन सी एनसीईआरटी। तो देखिए भाइयों और बहनों की माताओं, एनसीईआरटी आपकी 2 पुस्तकें होती हैं, कक्षा 11वीं की और कक्षा 12वीं की, जो आप लोग ने नहीं पढ़ी होंगी। लेकिन अभी जो है, अभी की शाला में बात करें तो 11वीं कक्षा के लिए और 12वीं कक्षा के लिए जो बच्चे हैं, ठीक है, जो आपकी अवस्था में है, कौन सी अवस्था नीचे बता दीजिए कमेंट करके, कौन सी अवस्था में है। जो बच्चे 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके लिए सीबीएसई स्कूल्स के अंदर आपके देखिए ये एनसीईआरटी की पुस्तकें अवेलेबल कराई जाती हैं, जो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी जाकर आपको मिल सकती हैं। तो वहां से जाके आप खरीद सकते हैं आगामी 4.0 या 5.0 आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप। एनसीईआरटी से देखा आपने, 25 सवाल आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिख चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे सवालों को आप जो है इनको आप मिस नहीं कर सकते। ये 25 नंबर आपके हाथ के हैं। बाकी जो आप तुक्के लगाएंगे, बाकी जो आप गैस वर्क करेंगे, बाकी जो आप एलिमिनेशन करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे आप। ठीक है, लेकिन क्या मतलब कि जब आप 11वीं और 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप, उसके बावजूद आप इन 25 में से आप केवल 20 सही कर रहे हैं, इन 25 में से केवल आप 15 सही कर रहे हैं, तो आप पे मतलब अच्छी बात नहीं है ये, इसको आप ना करें। 4.2 के लिए सतर्क हो जाए, वहां पे आपको मार्जिन ऑफ एरर जो है काफी कम रहेगा, आपको गलती करने की संभावना आपको वहां पर काफी ज्यादा कम रहेगी। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वहां पे गलती करने की बिल्कुल संभावना नहीं है। 4.0 में आपके पास, 3.0 में चलिए हो गया, हो जाएगा आपका, लेकिन 4.0 में आपके पास बिल्कुल भी मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी, 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है तो अपने ऑफलाइन मार्केट से जाके, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको मालूम है 50-50 रुपए में आपको जो है एनसीईआरटी मिल जाती है एक मार्केट में। वहां से जाकर भी आप उसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कोई रहता है तो वहां से आप उसको मंगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप बुक मंगाए उसमें सारे चैप्टर्स होने चाहिए। कुछ चैप्टर्स में मिसिंग होता है, डेटा कंप्लीट नहीं होता है, वैसी बुक को आप ना मंगाएं, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखना है। एनसीईआरटी मस्ट है। देखिए 25 में से आप खुद एनालाइज करिए, 25 में से आपके अगर 25 सही हैं तो आप देखिए आपको ट्रीआरई 3.0 में कोई नहीं रुकेगा। अगर ये 25 आपके 25 में से सही है, 3.0 में आपका कंफर्म है आपका होना, कि बाकी भी आपने ऑटोमेटिकली सही ही किए होंगे और तुक्के भी लगाए होंगे या गैस वर्क भी किया होगा, वो भी आपका ऑटोमेटिकली सही ही हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये 25 में मिस कर दिया, अगर इस 25 में से आपके 15 आ रहे हैं, इस 25 में से आपके 5 सही हो रहे हैं, तो आप बड़ी ही
विकट परिस्थिति में फंसने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ना फंसे ऐसा चाह रहे हैं, सबका हो जाए यहाँ पर, लेकिन एटलीस्ट इन सवालों को गलत ना करें अगर आप इसको देख रहे हैं 4.0 के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। क्योंकि देखिए कितना सारा परिप्रेक्ष्य पूछा हुआ है आपको यहाँ पर, तो पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है कि आप 4.0 के लिए बैठे तो आपका माइंडसेट बिल्कुल जरूरी होना चाहिए। आगामी वीडियो के अंदर बात करेंगे आपका माइंडसेट वगैरह किस प्रकार से 4.0 में क्या आपको सीख लेनी चाहिए इस पेपर से। 2.0 से पेपर को थोड़ा सा और टफ किया गया है। पहले के वीडियो अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो बताया है 1.0 थोड़ा इजी था, उससे थोड़ा टफ 2.0 हुआ, उससे थोड़ा टफ आपका 3.0 हुआ, उससे थोड़ा टफ अभी आपका जो है 4.0 होने वाला है, ठीक है। इसमें जो चीजें नहीं थी उसको इसमें एड ऑन किया गया, इसमें जो चीजें नहीं थी उसको इसमें एड ऑन किया गया है, ठीक है। और अब आप तैयार रहिए किसके लिए, आगे जो चीजें एड ऑन होने वाली है उनको आप तैयार रहे। इसका मतलब आपको ये सभी चीजें आप पढ़ के जाना होंगी, ठीक है। कि इसके अंदर जो है सिलेबस आपका जो है नहीं बताते हुए भी बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है, ठीक है। सिलेबस आपका काफी ज्यादा वास्ट हो गया है यहाँ पर, इसको आप ध्यान रखें 4.0 के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अभी आपको ऑर्गेनाइजेशनल भी पढ़ना है, अभी आपको रिसर्च में और डूबना है, अभी आपको और चीजें करनी है, नेट स्तर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर आपने नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट के कोई बच्चा अगर देख रहा है इस चीज को, तो पूरे के सारे सवाल आपके कोर्स के वीडियो से ही आपको दिए गए हैं, कोई भी सवाल आपका बाहर से नहीं है। लेकिन नेट की पढ़ाई अलग होती है, ठीक है, उसमें समय ज्यादा लगता है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर आप नेट वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो मोस्ट वेलकम है, आप वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। बीपीएससी पीजीटी आपका हंसते खेलते हो जाएगा, आपको तो कोई भी डाउट वाली बात नहीं रहेगी वहाँ पर, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये था आपका पार्ट 3। मुलाकात होगी आपसे अगले पार्ट के अंदर, तब तक में भी हो सकता है आपकी जो है आंसर की वगैरह भी आ जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ सवाल आपके डिफिकल्ट डाले गए थे तो उनके लिए परेशान नहीं होना है, हर एग्जाम में आपको 10-12 सवाल ऐसे नए मिलेंगे और आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, आपको जो है फोकस रखना है। कहाँ पर फोकस रखना है, फोकस की देखिए दो ही चीजें हैं, वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर कि आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, खैर वो तो अलग बात है। लेकिन फोकस की आपकी जो दो चीजें हैं वो क्या है, वो है आपकी नंबर फर्स्ट पे आपकी जो प्राइमरी है आपकी, अगर आप 4.0 देने वाले हैं, आपने कसम खा ली है कि आप निकाल के रहेंगे, तो दो चीजें आप गांठ बांध लीजिए। पहली है आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी, दूसरी है आपकी यहाँ पर आपका पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 3 साल के हो गए हैं। टीआरई 1.0 के 80, 2.0 के 80 और 3.0 के 80, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्लस इतना सारा डेटा अगर आपने कर लिया तो आपको 4.0 में भी कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। बस आपको करना है अच्छे से। अभी आपने देखा ना कितने लोग इस बार 3.0 में पढ़ के गए थे, लेकिन उनको एनसीईआरटी के सवाल गलत कर दिए। क्यों गलत कर दिए, एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक बार रीडिंग कर लें हो जाएगा। 11वीं 12वीं की बार बार इसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना होगा, कम से कम आपको 20-30 बार पढ़ना होगा इसको, तब जाके आपको चीजें जो है अच्छे से याद रहेगी क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा ना करें आप, लिमिटेड पढ़ें और ज्यादा स्कोर करें, हमेशा आपका एम ये होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर है, हमको लगता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे में आपका होता है नुकसान। ऐसा नहीं करना है, लिमिटेड चीजें पढ़नी है हमको और क्या रहना है हमको उसका फायदा उठाना है, ठीक है। आप जब भी देखिए खाना खाते हैं, जब भी आप लिमिटेड खाना खाते हैं आपको कोई परेशानी नहीं होती, बॉडी आपकी प्रॉपर फंक्शन करती है। लेकिन जैसे ही आप ओवरवेट हो जाते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर इस प्रकार की चीजें करते हैं, तो क्या होता है आपको फिर आपकी बॉडी में पेन होता है और वो सब चीजें आपका नुकसान होता है। जैसे ही आप लिमिट के बाहर जाएंगे उतना आपको नहीं करना है, सामान्य बने रहना है ना, हवा पानी लेना है, एनसीईआरटी पढ़ना है बार बार, पीवाईक्यू करना है बार बार, उन्हीं को घुमा फिरा के, और देखना है पीवाईक्यू में किस प्रकार से सवाल आए हुए हैं एनसीईआरटी से। थोड़ा सा अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को और डेवलप करना है, और जो नए टॉपिक्स आए हैं उनको आप गूगल कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन प्राइमरी क्या है, प्राइमरी जो प्राथमिक है वो आपकी एनसीईआरटी है और पीवाईक्यू है, ठीक है। ये आपको करना जरूरी है और यही चीज आपको कोर्स के अंदर भी पहले बोली जाती है कि आप पहले किस पे ध्यान दें, आप पीवाईक्यू के ऊपर ध्यान दें और आप एनसीईआरटी के ऊपर ध्यान दें। अभी आपने देखा कितने सारे सवाल आए हैं आपके एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू से, केवल एनसीईआरटी से आपके 25 हैं और उसमें से कुछ आपके पीवाईक्यू भी हैं, तो देखिए 25-27 इस प्रकार से आगे भी आपको देखने मिलेगा। और कुछ कुछ पीवाईक्यू अब आगे रिपीट भी होना स्टार्ट होंगे क्योंकि उनके पास भी जो है डेटा कम होते जा रहा है। 4.0 में आप देखिएगा पीवाईक्यू आपके देखिए दिखाया आज के वीडियो में किस प्रकार से सेम टू सेम रिपीट हुआ है, ऑप्शंस तक चेंज नहीं किए, ठीक है। तो पीवाईक्यू आपके रिपीट होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। 4.0 5.0 आया है, प्रयास करते रहे, यहाँ पे एग्जाम देते रहे, लेकिन जितना जल्दी आप समझेंगे उतना जल्दी आप यहाँ पर शिक्षक बनेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या वो है कि राजा कौन है, राजा है आपकी एनसीईआरटी और बॉस कौन है, बॉस है आपका पीवाईक्यू। अगर आप दे रहे हैं बिहार में शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0, इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी तो फिर